हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है और जहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड ही मैंने आपको लेसन्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। होपफुली उनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आगे भी और लेसन्स देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम पर अपने लेसन्स देख सको। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पर वहाँ की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। अगर मेरे लेसन्स जो अच्छे लग रहे हैं, लाइक करना, शेयर जरूर करना, कमेंट कर भी जरूर बताइएगा। तो आज हम जो लेसन्स जानेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि 1818 में 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। तो अकाल आयोग का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सर रिचर्ड स्ट्रैची है, जोनाथन डंकन है, वैन ब्रेट, जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका दिया गया है सर रिचर्ड स्ट्रैची के द्वारा ही, इसकी अध्यक्षता में ही 1880 में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो ये है हमारा राइट आंसर। आगे है 1880 में ही अकाल आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या मुख्य रूप से किया गया था। जो सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया था कि अकाल संहिता निश्चित की जाए, नहर खुदवाई कार्य शुरू किया जाए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाया जाए, जहाँ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वो था कि अकाल संहिता को निश्चित किया गया। जो अकाल आयोग गठन स्थापित किया गया था उसमें ये सिफारिशें रखी गई थी कि अकाल संहिता निश्चित की जाए। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। आगे है उच्च मूल्य पर भारतीय दस्तकार कच्चा माल क्यों खरीदते थे। उच्च मूल्य पर जो भारतीय दस्तकार थे वो कच्चा माल क्यों खरीदते? क्योंकि ब्रिटिश निर्मित सामान पर उच्च आयात शुल्क था, जहाँ सामग्री की उच्च मांग द्वारा बनावटी कमी निर्मित थी, जहाँ निश्चित कच्चे माल के आयात संबंधित सरकार का नियमन था, जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो भारतीय दस्तकार जो कच्चा माल खरीदते थे उच्च मूल्य पर, उच्च दाम पर, क्योंकि सामग्री की उच्च मांग द्वारा बनावटी कमी निर्मित थी। तो इस कारणवश तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। आगे है लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। सबसे जो पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ा है उसमें ये था कि लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में किया था, वो था सर रिचर्ड स्ट्रैची। अब है लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। सर रिचर्ड स्ट्रैची है, वैन ब्रेड है, एंटनी मैकडोनल्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो वो है सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में ही कर्जन के द्वारा अकाल आयोग का गठन हुआ था। तो सी है राइट आंसर। आगे है पुरानी जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि जो पुरानी जमींदारी व्यवस्था थी खत्म हुई किस कारणवश? क्योंकि नीलामी की ब्रिटिश नीति सबसे अधिक, जो पहले सबसे अधिक बोली लगाता था उसको कर इकट्ठा करने का जो अधिकार, जहाँ संग्रह करने का अधिकार दिया जाता था, जहाँ नवीन भूमि व्यवस्था ने पुरानी को व्यवस्थित कर दिया था, जो उपसमंती व्यवस्था एक समान क्रिया थी, जहाँ सरकार की उच्च कर की मांग थी। तो जो पुरानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म जो हो गई थी, क्या कारण थे? वो थे क्योंकि नीलामी की जो ब्रिटिश नीति थी, जो ब्रिटिशों के द्वारा जो नीति थी कि जो ऊंची बोली लगाएगा उसको कर इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाएगा, ये था। फिर दूसरा है कि नवीन जो व्यवस्था आई थी उसने पुरानी की जगह ले ली, मतलब कि पुरानी का नवीनीकरण हो गया इस कारणवश, और सरकार की कर की ऊंची मांग। तो ये जो पुरानी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसको खत्म कर नवीन ने उसकी जगह ले ली। तो ऑप्शन है ये राइट आंसर। आगे है अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया, ये कथन किसका है दिया गया? कार्ल मार्क्स का, वैन ब्रेट, सर रिचर्ड स्ट्रैची, सर मैकडोनल्ड का। तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारत की खड्डी और चरखे को तोड़ दिया, क्योंकि उसने जो हस्तकरघे पर आहत किया था कारखाने लगाकर। तो इस कारणवश ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो ये है राइट आंसर। आगे है इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। तो ये भी जो है किसके द्वारा कहा गया है? सर विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेवल। तो ये है सर विलियम बेंटिंग के द्वारा कहा गया। तो ये है राइट आंसर इसका। आगे है जूट का निर्यात कहाँ होता था। जूट का निर्यात कहाँ होता था? ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर दिया गया है स्कॉटलैंड में, क्योंकि जूट का निर्यात होता था स्कॉटलैंड में। तो सी है राइट आंसर। आगे है 1934 के कारखाना अधिनियम को पारित करते समय भारत का वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था? उस टाइम
जो कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, पारित हुआ था, तो वाइसराय जो उस टाइम पर कौन था जो कार्य कर रहा था? लॉर्ड वेवल था, विलिंगटन था, रीडिंग या हार्डिंग? तो उस टाइम था लॉर्ड विलिंगटन जो वाइसराय था भारत का। तो बी है राइट आंसर। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1934 को। और जो पहले हमने पढ़ा है कि अकाल योग का गठन कब हुआ था? 1880 को। तो ऐसे जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करो, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हैं जो कहाँ से भी कभी हमें नहीं पता है कि वो क्वेश्चन कैसे बनकर आना है। तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन किया करो। आगे है, भारत में रेलवे के विकास के सकारात्मक क्या परिणाम निकले थे? तो सकारात्मक जो परिणाम है वो थे बी, कि बाजार के लिए उत्पादन, जो बाजार के लिए जो चीज़ें उत्पादन होती थी वो बाजार तक पहुंचने लगी थी रेलवे के कारण, क्योंकि एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ने लगे थे। तो जैसे कि जो अंदरूनी होता था, जो बगीचा उद्योग के विकास में सहायक, सॉरी, अंदरूनी हिस्से में जो अंदरूनी हिस्सा था उसका खुलना था। ये फोर्थ वाला नहीं है, सॉरी, सेकंड और थर्ड है, क्योंकि पहले एक था से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था। वहां से जो माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ये भी बहुत कठिन था। लेकिन जब रेलवे का विकास हुआ तो एक से दूसरी जगह जाने में और जो उत्पादन किया हुआ माल होता था उसको लेकर जाने में भी शौक होने लगी थी। तो ये एक सकारात्मक परिणाम निकले थे विकास की ओर जो रेलवे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। आगे है, लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में पारित 1944 के संशोधित कारखाना अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा कूट विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो कूट क्या था? ये था कि पुरुषों की काम करने की जो अवधि है वो 9 घंटे प्रतिदिन निश्चित की जाए। फिर कारखाने में एक कैंटीन की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया और चिकित्सा की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया था श्रमिकों की, क्योंकि ये जो तीन चीजें थी वो होनी ही चाहिए थी कारखानों में। तो इसलिए ये जो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में ये 1944 में संशोधित हुआ था कारखाना अधिनियम। तो ये भी याद रखिएगा 1944 को कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। पहले था कि जो लॉर्ड विलिंगटन के काल में कारखाना अधिनियम पारित हुआ था वो 1934 में हुआ था। अब है लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में 1944 को हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें संशोधित, जो चीज़ें विशेष रूप में सम्मिलित की गई थी वो तीन चीज़ें ये थी। तो ऐसे याद रखना और नोट डाउन कर लेना। आगे है, भारत के प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना 1928 को हुई थी। तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। आगे है, बंबई में लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन। तो ये कुछ डिफरेंट सा नेम दिया गया है। तो लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन डिफिकल्ट है लेकिन लर्न करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो है वो किसने किया था? बंबई में इसकी किसने की थी? श्री श्रीपाद अमृत डांगे और वैन ब्रेड के द्वारा इसकी जो कि यूनियन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 1908 को किसकी गिरफ्तारी के बाद 20वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल आयोजित की गई थी? तो सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल जब हुई थी तो कब हुई थी, किसकी गिरफ्तारी के लिए हुई थी, उसके बाद हुई थी? वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी कब हुई थी? 22 जुलाई 1908 को। तो राजनीतिक हड़ताल भी आयोजित की गई थी। तो सी है राइट आंसर। भारत के मजदूरों की पहली हड़ताल कब और कहाँ की गई थी? जो पहली हड़ताल हुई थी वो नागपुर में हुई थी और 1877 में हुई थी। तो डी है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गंभीर चोट थी जो कि ब्रिटिशों ने भारत के समक्ष हस्तकरघा उद्योग को लगाई थी? तो हस्तकरघा उद्योग को क्या सबसे बड़ी चोट लगाई गई थी? वो थी कि बुनकरों पर दबाव डाला कि वे सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों पर अपना सामान बेचे, कि सरकार द्वारा जो निश्चित मूल्य तय किए गए हैं, जो कीमतें तय की गई हैं उनके आधार पर ही वो सामान बेचे। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान जमींदारी द्वारा जकड़ लिए गए तथा रतवड़ी व्यवस्था में किसान
किसके द्वारा पकड़े गए थे। तो जैसे कि बंदोबस्त हमेशा लागू किए जाते थे, पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर रतवाड़िया बंदो, फिर महलवाड़ी। तो ऐसे कृषि पर जो ये व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन जब स्थायी बंदोबस्त था उसके अंतर्गत जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। रतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का शोषण जो होता था वो साहूकारों के द्वारा होता था। तो राइट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यू सीरीज जिसके बारे में हमने जाना। तो आगे और इसी तरह से हम स्टडी करेंगे, आपके लिए और प्रोवाइड करवाऊंगे लेसन इसी तरह ही। देखते रहिएगा, लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी का थैंक यू।